हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 12वां वीडियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 12 है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इसके पहले हमने इस अध्याय से जुड़ा टोटल 11 वीडियो समाप्त कर दिए हैं, जहां हमने पूरी डिटेल में और आसान शब्दों में आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि अनुक्रम किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहा जाता है। फिर हमने इसको जानने के बाद हम अपना ये समांतर श्रेणी की तरफ बढ़े थे और इसको भी हम लोग डिटेल में जाने थे। यानी कि अब तक भाग 11 तक हमने समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में और इसके बारे में और भी कई चीज़ें जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर मध्य, जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन यानी चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण का इस्तेमाल करेंगे और फिर हमें यह टॉपिक बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक आपको तभी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है जब आप पिछला वीडियो देखे हों। अब पिछला वीडियो कहने का तात्पर्य बस यह नहीं है कि चूंकि ये भाग 12 है तो आप भाग 11 देख के यहाँ पर आ जाओ। पिछला वीडियो कहने का तात्पर्य है कि आप इस अध्याय का शुरू से जो भी वीडियो बना है, यानी कि भाग 1 से लेके भाग 11 तक सभी वीडियो यहाँ देखकर आओ, ताकि आपको यह वीडियो अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। अभी जैसे जैसे मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा, आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में जितना भी कॉन्सेप्ट लगा है उसमें 50% आधा कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो से उठाया है। यानी यदि आप पिछला वीडियो अच्छी तरीक़े से समझे हुए हो तो आपको यह वीडियो बहुत ही आसान लगेगा और आपको बहुत ही आसानी पूर्वक इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। और ना सिर्फ यह वीडियो बल्कि आने वाला या पूरा आने वाला जितना भी वीडियो होगा इस अध्याय का, वो सारा वीडियो आपको आसान से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं समांतर मध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। यदि हम समांतर मध्य की बात करें तो समांतर मध्य दो संख्याओं के बीच में सदैव रहता है। क्या मैंने बोला? समांतर मध्य उस संख्या को कहते हैं जो दो संख्याओं के मध्य में रहता है, यानी बीच में रहता है। और चूंकि यहाँ पर पहले से एक वर्ड लगा हुआ है समांतर यानी अर्थमेटिक, तो ये कॉमन सेंस है कि वो जो तीन संख्याएं होंगे वो क्या में होंगे? अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में होंगे, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। कुल मिला के समांतर मध्य हम लोग उस संख्या को कहते हैं जो कि समांतर श्रेणी की किसी दो संख्याओं यानी किसी दो पद के बीच वाला पद जो रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर मध्य। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ए, फिर कैपिटल ए, फिर स्मॉल बी, वो कुछ और नहीं। इसे यदि हम ये समांतर श्रेणी के टर्म में लिखें तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं, जहाँ पर A1 जो ये है वो पिछले वाली स्लाइड में ए था, A2 जो है वो पिछले स्लाइड में कैपिटल ए था, और यहाँ पे जो डॉट 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 है यानी यहाँ पे जो A3 रहेगा वो पिछले साइड में क्या था? वो बी था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है ए, कैपिटल ए और बी, वो किस में रहेगा? समांतर श्रेणी में रहेगा। और ये जो पहला पद और जो तीसरा पद के बीच में जो दूसरा पद रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर मीन, ये समांतर मध्य कहेंगे। इसको और थोड़ा सा हम लोग उदाहरण के पूर्वक समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपको एक एपी यानी समांतर श्रेणी दिया गया है, जिसमें पहला पद 10 है, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, फिर 5वां 50 और ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। जहां हम यह कह सकते हैं
कि पहला पद यानी a1 क्या है 10 है, और d यानी सॉल्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस भी क्या है 10 है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है इसको हमने डिटेल में पिछला वीडियो में डिस्कशन किया है। आपको यदि यह जानना है तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा। अब हमने कहा कि दो संख्याओं के बीच में यानी दो पद के बीच में जो पद होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर मध्य कहेंगे। यदि हम 10 और 30 के ये समांतर मध्य का बात करें तो उसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम 20 और 40 के समांतर मध्य की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप कोई भी संख्या इस ये समांतर श्रेणी में ले लीजिए, जैसे यदि हम ये 60 और 80 के भी ये समांतर मध्य की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। यदि आप कक्षा 10वीं तक पढ़ के आए हो तो आपको ये जानकारी होगा कि समांतर मध्य का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि a प्लस बी बाई डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस प्रकार समांतर मध्य का आपके पास फॉर्मूला होता है। ये हम सभी जानते हैं, और यदि आप उसको यहाँ पे अप्लाई भी करते हो तो यही आता है। जैसे हमने बताया कि 10 और 30 का ये समांतर मध्य क्या होगा 20 होगा। तो जैसे कि हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिलता है 10 प्लस 30 बाई 2 यानी 40 बाई 2 यानी 20, यानी हमें ये मिल गया। तो ये बात तो क्लियर हो गया, तो इसमें तो कुछ नया जानने की ज़रूरत नहीं थी। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो अभी मैंने फार्मूला बताया कि समांतर मध्य का फार्मूला हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी बाई 2 होता है, उसको हम लोग फील लेने की कोशिश करेंगे, उसका फील लेने का प्रयास करेंगे। उसको आप एक प्रूफ भी मान सकते हो। हालांकि जो मैंने ये समांतर श्रेणी के इन पदों का जो फार्मूला का जो आपको फील दिया था उसको मैंने साफ साफ कह दिया था कि वह उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यह इसका एक प्रूफ है। इसको आपको जो मानना है बस आपको सीखने से मतलब है। तो चलिए हम लोग उस फार्मूले का फील या आपके शब्दों में कहें तो प्रूफ जानते हैं कि क्या होता है। ये फार्मूला जो अभी हम लोग जिसका प्रूफ देखने वाले हैं या कहिए जिसका फील लेने वाले हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी है, जिससे अंग्रेजी में क्या हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो हम लोग क्या जानते हैं कि d जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का जो d यानी सौर अंतर जो होता है वो हमेशा सेम होता है। इसलिए हम यहाँ पर चूंकि यहाँ पे 3 टर्म दिए गए, 3 पद दिए गए हैं एक समांतर श्रेणी का, तो यहाँ पर हम ये सौर अंतर यानी d को कितने तरीक़ा से निकाल सकते हैं, 2 तरीक़ा से, चूँकि हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। यदि हम d की बात करें तो पहले तो हम कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं कि ये सेकंड पद यानी दूसरे पद में से पहले पद को जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें d मिल जाएगा। दूसरा हम कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं कि तीसरे पद में जैसे ही हम दूसरे पद को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है तो वो भी d का वैल्यू आएगा। और हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन किया था कि एक समांतर श्रेणी में जितना भी d होता है, यानी एक समांतर श्रेणी का d फिर आप वो चाहे कहीं से भी निकालो, किसी भी पद से निकालो, वो हमेशा सेम होगा, हमेशा आपस में इक्वल होगा। तो इस समांतर श्रेणी में हमने 2d निकाला और डेफिनेशन के अनुसार ये दोनों d आपस में इक्वल होना चाहिए। तो चलिए चूँकि ये दोनों d आपस में इक्वल है तो क्या हम इसको कुछ इस प्रकार नहीं लिख सकते कि a माइनस सी इक्वल टू बी माइनस ए? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि ये a जो कि माइनस में है इसको यदि हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पर माइनस से है उसको यदि हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम लोग इस इक्वेशन को यदि हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए 2a इक्वल टू b प्लस ए, दोनों एक अलग अलग वेरिएबल है, ये तो ऐड नहीं होंगे, तो हमने इसको इसी प्रकार लिख दिया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो a है, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये जो हमें एक नया इक्वेशन बना है 2a इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें ये जो 2 कांस्टेंट है उसको हम लोग
इस साइड भेज देते हैं, यानी राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो जैसे ही हम इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा a इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू। और यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, किसका होता है, समांतर मध्य का। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें समांतर मध्य का फॉर्मूला मिल गया। तो यही था इसका एक प्रूफ, या कहिए कि आपको उसका मैंने फील देने का प्रयास किया। और यहीं पे मैंने बता रहा था ये जो ए कैपिटल ए और स्मॉल बी है वो तीनों क्या में रहेगा, समांतर श्रेणी में रहेगा। इसी से रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया गया और यह बताया गया कि माना कि a1 a2 a3 डॉट 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 a तथा b के मध्य n संख्याएं इस प्रकार है कि a1 a2 a3 डॉट 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 b समांतर श्रेणी में है। मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि एक समांतर श्रेणी जो हम लोग लिखते हैं, जैसे 2 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 6 लिखे, डॉट डॉट, ये जो समांतर श्रेणी मैंने लिखा है इसमें किसी भी दो पद के बीच में भी इनफाइनाइट टर्म्स यानी इनफाइनाइट पद हो सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था और इसको हमने अच्छी तरीक़े से डिस्कशन किया था और आपको समझ में भी आया होगा यदि आप वो वीडियो देखे होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है एनसीईआरटी में कि हमने बताया कि ए और बी के बीच में जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर मध्य। अब इसी नंबर को इसने क्या किया है और हमने बस ये ए और बी के बीच में बस एक नंबर लिया। तो इस एनसीईआरटी बुक ने क्या किया, ये दो नंबर जो आपको दिख रहा है ए और बी, उसके बीच एन नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए। वो एन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यहाँ पे देखिए वो एन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, a1 a2 a3 an और डॉट डॉट डॉट, कुछ इस प्रकार है। अब जैसे ही हमने ए और बी के बीच में एन नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन नंबर ऑफ पद लिए तो ये जो पूरा नया ग्रुप जो बनेगा संख्याओं का वो क्या में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब पहले ये जो बी था वो क्या था, n+1 पद था। अब चूंकि यहाँ पे हमने n टर्म्स ले लिए ए और बी के बीच में जो हमने n टर्म्स और ले लिए, उसके कारण क्या हो जाएगा, ये b क्या हो जाएगा, n+2 पद हो जाएगा। जो कि हम इसको एक और रूप में लिख सकते हैं कि b इक्वल टू a प्लस n+2 - 1 इंटू डी, जो कि फॉर्मूला होता है किसी भी n टर्म को निकालने का। हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कशन किया है। तो जैसे हम b को कुछ इस प्रकार लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस n+1 इंटू डी। यहाँ से यदि हम d का वैल्यू निकालना चाहें, d का मान निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ से a उस साइड चला जाएगा तो b माइनस ए और n+1 d के साथ मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाने के बाद क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यानी कि इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि d का मान क्या हुआ, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार a एंड b के मध्य n संख्याएं निम्नलिखित है, जहां a1 क्या है, a प्लस डी। अब a1 हमने a प्लस डी क्यों लिखा, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। a1 जो है वो दूसरा पद है, एक मिनट, a1 जो है वो दूसरा पद है। यहाँ देखिए a1 जो है वो दूसरा पद है, a पहला पद है, स्मॉल a पहला पद है और कैपिटल A1 दूसरा पद है। इसलिए यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी a प्लस बी माइनस ए बाई n+1। ठीक इसी प्रकार यदि हम a2 का वैल्यू निकालें तो a प्लस 2d हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ते जाएँ तो हमें क्या मिलेगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस nd हो जाएगा, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि किसी भी दो समांतर श्रेणी के पदों के बीच n संख्याएं हो सकते हैं, जहाँ पर an का वैल्यू क्या होगा, a प्लस nd इक्वल टू a प्लस n इंटू बी माइनस ए n+1। और यहाँ पे ये हमने n इंटू डी का वैल्यू क्या था, हमने पिछले स्लाइड में अभी जाना था कि d का वैल्यू क्या था, यहाँ पर देखिए b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 था। एनसीईआरटी बुक में एक और उदाहरण दिया गया है
इसको समझाने के लिए, जो कि इस प्रकार है कि ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो मान लेते हैं हम कि A1, A2, A3, A4, A5 और A6 3 और 24 के मध्य 3 संख्या है जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है। अब जैसे ही ये 6 संख्याएं हैं तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहला पद 3 है, अंतिम पद यानी 7वां पद 24 है, और जो बीच में 6 पद है वो A1, A2 से लेकर A6 तक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, 3 है, B का वैल्यू क्या है, 24 है, और N का वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स इस श्रेणी में कितने हैं, तो 8 है। अब हम लोग जानते हैं कि 24 इक्वल टू क्या हो सकता है, 3 + 8 - 1 × D, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब चूंकि हमें D का वैल्यू 3 आ गया तो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जैसे ही हमने D का वैल्यू प्राप्त किया था तो हम A1 का वैल्यू निकाल लिए थे, क्या था, A + D था। ठीक उसी प्रकार A2 का वैल्यू क्या था, A + 2D था, और ऐसे हमने आगे बढ़ा था। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करना है कि जैसे ही हमें D का वैल्यू आया और हमें वो 6 संख्याएं पूछ रहा है जो कि हम माने थे A1, A2, A3 और A6 तक हमने माना था, तो हम यहाँ से आसानी से वो सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A + D, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A + 2D, A3 A + 3D, A4 A + 4D, ऐसे ही हम सभी में यानी A6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A + 6D। ऐसे ही हम सभी में D और A का वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें सॉल्यूशन उसका मान मिलते जाएगा। इसलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि अतः संख्याएं 3 तथा 24 के मध्य 6 संख्याएं 6, 9, 12, 15, 18 तथा 21 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप सभी यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको और भी आसान तरीक़ा से यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।